हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज एक वीडियो लेके आया हूं जिस पर हम चर्चा करेंगे मॉक टेस्ट पर, जो बेसल 3 पर आधारित है। और बेसल 3 इस मॉक टेस्ट से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बेसल 3 के जो हैं आपको साझा हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि बेसल 3 में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का जो है मॉक टेस्ट वीडियो शुरू करते हैं। और सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। जी हाँ, पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। और आपके ऑप्शन हैं ए बैंक फॉर इंटरनल सेटलमेंट, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और डी बोर्ड फॉर इनर स्किल्स। जी हाँ, जब हम बेसल की बात करते हैं तो काफ़ी साथी जो है घबरा जाते हैं, बेसल कोई कठिन होगा और यहाँ पर समझने वाली जो चीज़ होती है वो समझ में नहीं आती है और बेसल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। लेकिन बेसल ऐसा कुछ नहीं है। बेसल एक जगह का नाम है जो स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है। जिस तरह रिज़र्व बैंक हमारे देश में संचालित जो बैंकों के जो डिस्प्यूट है उनका निर्णय लेती है और उनका समझौता सेटलमेंट वगैरह करती है, ठीक उसी तरह विभिन्न देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके लिए जो सेटलमेंट का बैंक होता है उसको जो होता है वहाँ पर बोलते हैं BIS, उसको बोलते हैं BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इसका उत्तर होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये एक बैंक है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। जिस तरह रिज़र्व बैंक जो है हमारे बैंक के इंटरनल जो सेटलमेंट होते हैं उसको करते हैं, ठीक उसी तरह जो इंटरनेशनल सेटलमेंट हैं उनको जो है BIS बोलते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जी हाँ, ये इसका सही उत्तर होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, BCBS रिकमेंडेशन आर रिलेटेड टू मेंटेन एडवोकेट कैपिटल फॉर फॉलोइंग रिस्क एसेट ट्रांजेक्शन। जी हाँ, पूछा गया है BCBS रिकमेंडेशन जो है वो एडवोकेट कैपिटल, पर्याप्त कैपिटल रखने के लिए किन जो रिस्क है, किन रिस्क को ट्रांजेक्शन के आधार पर जो BCBS रिकमेंड करता है कि बैंकों को जो है पर्याप्त कैपिटल होना चाहिए। और आपके ऑप्शन हैं, पहला क्रेडिट रिस्क, बी मार्केट रिस्क, सी ऑपरेशनल रिस्क एंड डी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, BCBS का मतलब है बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविज़न। जो बैंकें संचालित होती हैं उनमें लोगों की जमा पूंजी की सुरक्षा और उनका भरोसा के लिए जो बैंकों के पास कठिन परिस्थितियों में जो एडवोकेट कैपिटल रहने चाहिए ताकि वो उनके साथ होने वाले रिस्क को जो है मिटिगेट कर सकें और उनका सामना कर सकें और मजबूत तरीके से खड़े रह सकें। इसके लिए BCBS जो है रिकमेंडेशन करती है कि बैंकों को जो है एडवोकेट कैपिटल रखना चाहिए। तो वो जो कैपिटल रखने के लिए है किस रिस्क ट्रांजेक्शन के लिए मेंटेन करने के लिए बोले जाते हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी ट्रांजेक्शन जो रिस्क हैं इनके लिए उनको कैपिटल रखने की ज़रूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल पर। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, द कमिटी इज़ हेडक्वार्टर्ड इन द ऑफिसेस ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इन। पूछा गया है कि जो BCBS जो बेसल कमेटी एंड बैंकिंग सुपरविज़न जो हेडक्वार्टर है उसका कहाँ पर है। और आपके ऑप्शन है ज्यूरिख, जिनेवा, बेसल एंड लियोसाने। जी हाँ, बेसल एक कमेटी जो है, जो बेसल कमेटी एंड बैंकिंग सुपरविज़न है उसका हेडक्वार्टर पूछा गया कहाँ है। और इसका हेडक्वार्टर है बेसल करके एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में और इसका सही उत्तर होगा बेसल। बेसल एक जगह है जहाँ पर इस कमेटी का हेडक्वार्टर है, जहाँ से इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए जो है निर्णय ले जाते हैं और बैंकिंग जो सुधार के लिए, पूंजी पर्याप्तता के लिए, बैंकों के अच्छे मजबूत करने के लिए जो बनाए जाते हैं, नीति निर्धारण किए जाते हैं ताकि यूनिवर्सल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बैंकें जो हैं मजबूत हो सकें। तो इसका सही उत्तर होगा बेसल। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हेन द रिकमेंडेशन ऑफ बेसल 1 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जी हाँ, इसमें पूछा गया है कि जो बेसल 1 इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था। और आपके ऑप्शन हैं 1986, 1992, 1996
एंड 2000 बेसल वन का प्रयोग किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, लागू किया गया था। बेसल वन जो लागू किया गया था, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो 1986 में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है इंडिया में कब लागू हुआ गया, तो इंडिया में जो है ये 1992 में लागू हुआ था। इंडिया में बेसल वन का इम्प्लीमेंटेशन जो है 1992 में लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1992। और अगर पूरे जो बेसल में इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो 1986 में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। और जो बेसल वन है वो क्रेडिट रिस्क को कवर करता था, इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है क्रेडिट रिस्क को लेके किया जा रहा था, जिसे 1996 में जो है मार्केट रिस्क को भी शामिल किया गया था। तो 1992 में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था सिर्फ क्रेडिट रिस्क को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन 1996 में ये इसमें मार्केट रिस्क को भी शामिल किया था। एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें लॉस होता है बैंक को ड्यू टू डिफ़ॉल्ट बाय बोरोवर। अगर बोरोवर के डिफ़ॉल्ट होने की वजह से कोई लॉस होता है तो उसमें जो है वो क्रेडिट रिस्क होता है। और मार्केट रिस्क होता है लॉस ड्यू टू द परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्विटी शेयर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर कैपिटल एक्सपोजर की वजह से फॉरेन एक्सचेंज इक्विटी शेयर की वजह से लॉस होता है तो उसको मार्केट रिस्क बोलते हैं। और एक रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क, जिसमें बैंकों को लॉस होता है ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ फेल्योर ऑफ सिस्टम प्रोसेस एंड पीपल ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स। अगर कोई सिस्टम प्रोसीजर की वजह से कोई बैंक को नुकसान होता है तो उसको ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। लेकिन जो बेसल वन की शुरुआत की गई थी वो क्रेडिट रिस्क से 1992 में इंडिया में, और फिर उसके बाद में उसमें मार्केट रिस्क शामिल किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हेन द रिकमेंडेशन ऑफ बेसल 2 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जी हाँ, इसमें भी देखिए पूछा गया है कि बेसल 2 जो है कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, और आपके ऑप्शन है 2006, 2008, 2009 एंड 2010। तो जो स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे, बेसल 2 की शुरुआत तो 2006 में की गई थी बेसल से, लेकिन इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वो है 2008 में। 2008 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसमें जो बेसिक एडिशन किया गया था कि क्रेडिट रिस्क को कवर किया जाएगा, मार्केट रिस्क और साथ ही साथ ऑपरेशनल रिस्क को भी कवर किया जाएगा। तो ये बेसिक एडिशन था, क्योंकि 2008 में आपको पता होगा बिग फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया भर में हुए थे। उसको देखते हुए पूंजी पर्याप्तता के लिए जो BCBS कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, उन्होंने बेसल 2 के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुझाव दिए थे, और 2008 में इंडिया में इसको लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हेन विल बी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड बेसल 3 रिकमेंडेशन इन इंडिया। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेसल 3 जो रिकमेंडेशन है इंडिया में कम्प्लीटली कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 1 अप्रैल 20, सितंबर 30, 2020। जी हाँ, ये जो है एक्चुअल में बेसल 3 रिकमेंडेशन जो है इंडिया में कम्प्लीटली 31 मार्च 2020 को इम्प्लीमेंटेशन की डेट जो है रखे गए थे। लेकिन फिर एक महामारी आया कोविड-19, जिसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया की इकोनॉमी में पड़ा, इंडिया में भी पड़ा, जिसकी वजह से इस रिकमेंडेशन को फुली इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय बढ़ाया गया 30 सितंबर 2020। लेकिन अभी ताज़ा जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय जो है और बढ़ा दिया गया है, और ये है 1 अप्रैल 2021। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2021। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2021। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, सेलेक्ट द रॉन्ग मैच रिगार्डिंग BCBS रिकमेंडेशन। निम्नलिखित में से बैंकिंग कमेटी ऑन बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन रिकमेंडेशन में जो रॉन्ग मैच है उसको चुनना है। जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, उन्होंने कुछ पिलर बनाए हैं जिसके आधार पर नीति निर्धारण किए जाते हैं और बैंकों की निगरानी की जाती है। उनके लिए उनको जो है इतने कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट के लिए उनको जो है एक सांचा दिया जाता है। तो इनके जो निम्नलिखित पिलर हैं, इन पिलर का मैच जो है गलत मैच है उसको पूछा गया है। तो 3 पिलर जो होते हैं BCBS रिकमेंडेशन के हैं। इसमें ऑप्शन दिया है पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी हाँ, ये बहुत सही है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर 1 ही है, जिसमें बैंकों को एडवोकेट कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, और इसका निर्धारण जो है रिजर्व बैंक और
BCBS के रिकमेंडेशन के आधार पर देश का सेंट्रल बैंक बैंकों को बाध्य करता है कि इतना जो है नीति निर्धारण के आधार पर मिनिमम कैपिटल रखना है। पिलर 2 जो है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है। जी हाँ, ये भी सही मैच है, क्योंकि पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है जो RBI द्वारा इसको वेरीफाइड किया जाता है, उनकी निगरानी रखी जाती है बैंकों में कि जो गाइडलाइन है उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उनके प्रोग्रेस के आधार पर, जिसमें कैपिटल और उसके बाद उनका प्रॉफिट, एसेट क्वालिटी और रिटर्न्स के आधार पर उनमें जो है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस किया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा, तो ये भी सही है। और पिलर 3 जो है वो मार्केट डिसिप्लिन, पिलर 3 जो है मार्केट डिसिप्लिन, और मार्केट डिसिप्लिन ये भी सही है पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन, क्योंकि इसमें जो है बैंकों को डिस्क्लोज करने होते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंसी आए, बैलेंस शीट में सब चीज़ दिखानी होती है, तो इसको बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन। तो इसमें डी जो है वो डी रॉन्ग मैच है, जिसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोला है, ये पिलर नहीं है। एक्चुअल में सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के आधार पर अगर बैंकें इनका पालन नहीं करती हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट सही नहीं रख पाती हैं, तो उनको फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे जाना पड़ता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उनकी निगरानी और बढ़ा दी जाती है और उनको सही करने की कोशिश की जाती है, उनको प्रॉपर निर्देश दिए जाते हैं इस तरह से कार्य करने हैं उसी दिशा में। तो इसका सही उत्तर होगा डी पिलर 4 प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, क्योंकि ये रॉन्ग मैच है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एज पर पिलर 1 रिकमेंडेशन द टोटल मिनिमम कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट विथ 2.5% एडिशनल कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। जो एडिशनल कंजर्वेशन बफर जो होता है 2.5%, वो जो है 2.5% जो टोटल कैपिटल फंड में जो रिस्क वेटेड एसेट्स है बेसल पिलर 1 रिकमेंडेशन के आधार पर, वो कितना होना चाहिए। और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 5.5%, 7%, 9%, 11.5%। मतलब इसमें पूछा गया है कि पिलर 1 रिकमेंडेशन के आधार पर जो बैंकों को मिनिमम एडवोकेट कैपिटल रखना होता है वो कितना रखना होगा, जिसमें एडिशनल कंजर्वेशन बफर भी शामिल है 2.5%। तो इसका उत्तर पूछा गया है। तो ये देखिए 2.5% तो एडिशनल कंजर्वेशन बफर हो गया कि अच्छे समय में बैंकों को कैपिटल बचा के रखना है। फिर उसके बाद जो टायर 1 और टायर 2 मिला के जो 9% होता है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 11.5% होता है। तो यहाँ उत्तर होगा 11.5% जो होता है पिलर 1 रिकमेंडेशन के आधार पर मिनिमम एडवोकेट कैपिटल इनको रखना ही होगा। इसको बोलते हैं CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। तो 11.50% है। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इन इंडिया क्रेडिट रिस्क आर कैलकुलेटेड थ्रू विच अप्रोच। इंडिया में जो क्रेडिट रिस्क है उसको किससे नापा जाता है, कौन सा अप्रोच है। और आपके ऑप्शन हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। जी हाँ, जो क्रेडिट रिस्क को नापने के लिए जो मेथड्स हैं वो स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है, लेकिन इंडिया में जो इसको यूज़ किया जाता है वो है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। वो है इसका स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, इसको कैलकुलेट किया जाता है इसके आधार पर। और RBI डिसाइड करती है कि क्रेडिट रिस्क कितना है, किस लोन में कितना % रिस्क है, उसके आधार पर इनको कैपिटल रखना है जो बेसल के पिलर 1 के हिसाब से। तो ये डिसाइड करती है रिजर्व बैंक। यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाता है क्रेडिट रिस्क को, वो यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड अप्रोच का। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इन इंडिया ऑपरेशनल रिस्क आर कैलकुलेटेड थ्रू विच अप्रोच। इंडिया में ऑपरेशनल रिस्क जो है वो कौन से अप्रोच से जो है वो मापे जाते हैं, गणना की जाती है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। जी हाँ, जो यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क की बात की गई है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए 3 मेथड हैं। पहला होता है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। लेकिन इंडिया में जो है इसमें कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेशनल रिस्क, उसके लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच यूज़ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द रिस्क वेटेड परसेंटेज कैलकुलेटेड फॉर कैश बैलेंस मेंटेन विद अदर बैंक्स। जी हाँ, जितने भी एसेट साइट होते हैं, एसेट साइट्स को जो है उनका रिस्क जो है वेटेड परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है, जिसमें
स्टैंडर्डाइज अप्रोच नापा जाता है और ये रिजर्व बैंक द्वारा डिसाइड किए गए हैं कि कौन से एसेट में कितना % का रिस्क है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो कैश बैलेंस दूसरे बैंकों के साथ मेंटेन किया जाता है उसमें कितना रिस्क है। जब कैश बैलेंस दूसरे बैंकों के साथ रखा जाता है और आपके ऑप्शन कितना है 0%, 20%, 75%, 100%। जब यहाँ कैश अपने बैंक में रहता है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, 0% रिस्क है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अगर कैश बैलेंस जो है दूसरे बैंकों के साथ मेंटेन किया जाता है तो कितना रिस्क है, और इसका सही उत्तर है ये 20% है। 20% रिस्क है ये है, और इसमें स्टैंडर्डाइज अप्रोच के आधार पर आरबीआई ने डिसाइड किया है। तो हर एसेट का कुछ रिस्क परसेंटेज है, जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनके परसेंटेज हैं, और उनको टोटल करके फिर उनका कैपिटल रखना पड़ता है जिसको CRAR बोलते हैं। तो यहाँ पर कैश बैलेंसेज विद अदर बैंक पूछा गया था तो इसका है 20%। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द रिस्क वेटेड परसेंटेज कैलकुलेटेड फॉर रिटेल लेंडिंग। जी हाँ, रिटेल लेंडिंग पे बैंकें जो हैं बहुत ज़्यादा जोर देती हैं, और रिटेल लेंडिंग अभी प्रायोरिटी है क्योंकि एक बड़ा सा कंज्यूमर मार्केट हमारे सामने है। रिटेल लेंडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बड़ा कंज्यूमर मार्केट एक फ़ायदा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, लो रिस्क रहता है, NPA डाइवर्सिफाई होता है। तो ये तमाम फ़ायदे होने की वजह से बैंकें जो हैं रिटेल लेंडिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, और उनमें से एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें रिस्क वेटेड परसेंटेज भी कम होता है। तो आइए जानते हैं कितना होता है रिस्क वेटेड परसेंटेज, और आपके ऑप्शन है 0%, 20%, 75%, 100%। तो ये जो है पूछा गया है रिटेल लेंडिंग में, और ये आरबीआई ने डिसाइड किया है कि इसमें जो रिस्क वेट परसेंटेज होगा वो 75% होगा। तो कितना बढ़िया, देखिए अगर रिटेल लोन आप करते हैं तो रिस्क वेटेड परसेंटेज भी 75% है, तो इसमें जो पूंजी की भी कम ज़रूरत होगी। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा 75%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द रिस्क वेटेड परसेंटेज कैलकुलेटेड फॉर पर्सनल लोन गिवन बाय बैंक। कि जो रिस्क वेटेड परसेंटेज हैं, पर्सनल लोन अगर देते हैं तो रिस्क वेटेड जो परसेंटेज है वो कितना होगा, और आपके ऑप्शन है 20%, 75%, 100%, 125%। जी हाँ, इसमें पूछा गया है पर्सनल लोन के बारे में, और पर्सनल लोन के बारे में पूछा गया है। जब पर्सनल लोन में जो पहले परसेंटेज था वो 125% था, जिसे रिड्यूस करके 100% कर दिया गया। तो ये रिस्क वेटेड परसेंटेज के लिए सवाल पूछा गया पर्सनल लोन का, तो ये है इसका सही उत्तर होगा 100%। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें जो है इसमें कमी की गई है। पहले ये 125% था, अभी इसको 100% कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द रिस्क वेटेड परसेंटेज कैलकुलेटेड फॉर कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लोन अगेंस्ट शेयर। अगर कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर हैं, लोन अगेंस्ट शेयर हैं, तो रिस्क वेटेड एसेट्स जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 50%, 75%, 100%, 125%। जी हाँ, यहाँ पर कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की बात की गई है लोन अगेंस्ट शेयर्स में, और इसमें जो निर्धारण किए गए हैं रिस्क वेटेड परसेंटेज का वो है 125%। जी हाँ, वो है 125%, इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, पूछा गया व्हाट इज़ BCBS। पूछा गया इसमें BCBS क्या है, और आपके ऑप्शन दिया गया है ए बैंकर्स कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेनिफिट कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन एंड नन। जी हाँ, BCBS ये सारे नीति निर्धारण करते हैं जिसमें बैंकों को पर्याप्त कैपिटल रखने की ज़रूरत होती है, बैंकों को बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ता है, और वो इस कमेटी का जो हेडक्वार्टर है बेसल में है। इस कमेटी का पूरा नाम पूछा गया है, तो इस कमेटी में जो BCBS का पूरा जो नाम होगा बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसका सही उत्तर होगा बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ मॉक टेस्ट और कुछ सवाल जो हैं मल्टीपल MCQ सवाल थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे बेसल 3 के बारे में। तो बेसल 3 के बारे में जो कमेटी जो BCBS होती हैं उनमें कुछ चुनिंदा सवाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको और सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और बहुत जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये ऐसे अपडेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो मिल जाएंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी और आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। जी हाँ, ज़िंदगी एक अभिलाषा है, और जब अभिलाषा है तो आपकी पहचान एक परिभाषा है।
अगर आप मजबूती से तैयारी करते हैं तो सफलता आपकी एक आशा है। और जीवन में हमेशा जो है आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिसकी अगर सही तरीके से प्लानिंग और तैयारी करेंगे। तो जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सफल होएं, आपकी सफलता हो। सच्ची मोहब्बत अगर करना है तो किताबों से करिए, क्योंकि आपकी जीत उससे सुनिश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत हमेशा होती है। आप सभी जानते हैं, कहानियों में सब में देखे होंगे कि सच्ची मोहब्बत जहाँ होती है उसकी जीत निश्चित है। तो ठीक उसी तरह हम सच्ची मोहब्बत करें किताबों से, क्योंकि हमारी जीत सुनिश्चित होगी और लगातार जीत होगी। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। यहाँ दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो से, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।